नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी 24 का शोर दिग्गज लगा रहे जोर पर। जी हाँ, प्रदेश की 29 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। फरवरी में ही पीएम मोदी और अमित शाह मध्य प्रदेश आ चुके हैं, तो अब 2 मार्च को भी राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री करने जा रही है। कुल मिलाकर एमपी पर बीजेपी और कांग्रेस का फोकस दिख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जनता को लुभाने में कौन कितना कामयाब होगा। प्रदेश का सियासी माहौल गरमाने वाला है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास। पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का शोर, दिग्गज लगा रहे जोर। यूं तो लोकसभा चुनाव में पार्टियों के लिए हर एक राज्य महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब बात देश के दिल की होती है तो इस पर राज करने के लिए सभी पार्टियां जोर लगाती हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने के लिए दिग्गजों ने अपने दौरे तेज कर दिए हैं। 11 फरवरी को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, तो उसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी दौरे किए और 24 के लिए बीजेपी को मंत्र दिया। अब शाह के दौरे के बाद 29 फरवरी को फिर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश को सौगात देने जा रहे हैं। वो 17,000 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन होगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में पार्टी के कई दिग्गज प्रदेश में डेरा डालेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। प्राथमिक चीज यह है कि लोकतंत्र में जनता के बीच जाकर के जनमानस के साथ संवाद स्थापित करने की परंपरा पुरानी रही है। प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री अमित शाह जी हों या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का अन्य कोई व्यक्ति हो, हम लगातार जनता के बीच रहते हैं, उनकी जनभावना को समझते हैं और उसी अनुरूप अपनी जो पार्टी की रीति नीति है उसको निर्धारित करते हैं। मध्य प्रदेश न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी काफी अहम है। यही वजह है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के साथ 2 मार्च को यहाँ आ रहे हैं। इससे पहले जो यात्रा राहुल ने निकाली थी वो भी मालवा निमाड़ से होकर गुजरी थी। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेताओं का प्रदेश आना होगा। राहुल गांधी जी 2 मार्च को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में वो फिर मध्य प्रदेश आएंगे। हमारे राष्ट्रीय स्तर के और भी कई नेता आएंगे। प्रदेश के सारे नेता अपने दौरे प्रोग्राम बना रहे हैं, वो भी प्रदेश में घूमेंगे। जाहिर है कि चुनाव से पहले दिग्गजों के दौरे पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में काम आते हैं। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं ने प्रदेश का दौरा किया था, लेकिन मोदी और शाह की रणनीति के आगे कांग्रेस के दिग्गजों का जादू जनता पर नहीं चला। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी के दिग्गज न सिर्फ मध्य प्रदेश आ रहे हैं बल्कि प्रदेश की जनता को सौगातें भी दे रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस राहुल की यात्रा से कितना माहौल अपने पक्ष में बना पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेल ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चेतन जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। आपकी आवाज कम आ रही है जी। मैं बोलता हूं टीम को, तो मैंने कहा कि अब तो दौरे लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत, हालांकि विधानसभा के पहले से दौरे शुरू हो गए थे और ये सिलसिला अब लगातार जारी है जो धीरे धीरे तेज होता जाएगा। लेकिन 2 मोर्चे में तैयारी कर रही बीजेपी। गाँव चले अभियान, 100 दिन का संपर्क अभियान, कैंडिडेटों पर चयन पर चर्चा और इसके साथ दिग्गजों के दौरे। दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस हमने देखा है कि अभी राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों के बीच सिमटी हुई दिख रही है। इसको कैसे देखा जाए इस अंतर को, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के बीच में ज़्यादा समय था नहीं, कांग्रेस के पास मौका था तैयारी पूरी करने का, लेकिन फोकस की जगह वो डिफोकस हो गए। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपने हाल पे छोड़ दिया अपनी पार्टी को। उसको लगता है कि जिस तरह का विधानसभा में उसको हार मिली है तो वही हार उसको लोकसभा में मिलेगी, और जिस तरह का वातावरण इस समय देश में चल रहा है उससे उसको कोई भी आशा ऐसी नहीं दिखती है कि उसको कहीं ना कहीं अच्छी जीत हासिल हो जाए। इसलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार कार्यक्रम कर रही है, उनके बड़े बड़े नेता आने की मध्य प्रदेश में आ रहे हैं,
चारों तरफ से जो वोट को मजबूत बनाने की बात हो रही, तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में एकमात्र राहुल की न्याय यात्रा के अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई बड़ा काम कांग्रेस में चल रहा हो। स्थितियां ये हैं कि अभी उनकी कार्य समिति नहीं बन पाई जीतू पटवारी। इवन आप देखिए कि जबलपुर में जो महापौर थे हमारे जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, और नगर अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, वो कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया। उसको लंबा समय हो गया, करीब 1 से 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक तो ना तो वहां पर नगर अध्यक्ष की घोषणा हुई है, ना MIC के जो मेंबर हैं वो नेता प्रतिपक्ष बन पाया, जो अब कांग्रेस MIC के तो महापौर की करना है। जी जी जी। अब ऐसी परिस्थिति में जब चुनाव सामने है तो जो भी पत्रादि जाते हैं कलेक्ट्रेट की तरफ से, वो उनको समझ में नहीं आता कि हम किसको दें। ना तो पार्टी ने किसी को अधिकृत किया कि अगर नगर अध्यक्ष नहीं है तो किसी पार्टी किसी दूसरे नेता को। ये दुखड़ा तो जीतू पटवारी भोपाल में भी सुना चुके हैं, पदाधिकारियों की संख्या और सबको लेकर। ये है कि अभी जीतू पटवारी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अभी पहली सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि उनकी जो राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है वो कैसे सफल हो, उसके लिए लगातार प्रयास करना है। फिर पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करने की बात है। तीसरी बात यह है कि आपको लोकसभा के प्रत्याशी चुनना है। चौथी बात यह है कि आपको अपनी जो कार्य समिति है वो बनाना है। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच में जीतू पटवारी किस तरह से सफल हो पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ऊपर से कोई निर्णय होता नहीं है, सब चीजें लिंगारान चल रही हैं। अगर लोकसभा के प्रत्याशी के बारे में देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लगातार मंथन कर रही है। 3 नामों का उन्होंने पैनल भी भेज दिया है ऊपर, इनमें से किसी को एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए। कांग्रेस में तो कहीं ऐसी तैयारी दिखती नहीं है। कमलनाथ जरूर कह रहे हैं कि भाई चुनाव की घोषणा होने वाली है तो आप जल्दी से जल्दी निर्णय लीजिए, लेकिन जब वो पार्टी के प्रेसिडेंट से तभी वो कोई निर्णय नहीं लेते। तो कांग्रेस में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है अनिर्णय की स्थिति। हर चीज आपने राहुल गांधी पे अगर छोड़ के रखी है तो फिर खड़गे जी का क्या काम है या जीतू पटवारी का क्या काम है। दिक्कत यही है। और भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें बांट रखिए ना कि आपको करना क्या है। भले आप फ्रंट पर रहे लेकिन करना क्या है उन सबको पता है। लेकिन प्रभु जी दिक्कत ही कि आज हमने देखा बीजेपी की बैठक हो गई है, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो जाएगी और हो सकता है जो खबरें आ रही कि मध्य प्रदेश सहित तमाम सारे राज्यों में 100 से 125 सीटों पर कैंडिडेट घोषित हो जाए। कांग्रेस से भी गौर से भी कहा जा रहा है कि 1 मार्च को उनकी दिल्ली में बैठक होगी, उम्मीदवार घोषित कर देंगे। जो तैयारियां आपको मध्य प्रदेश में दिख रही है, ऐसा उसको देखकर लगता है कि कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस की भी अपनी तैयारियां चल ही रही होंगी। आपने बीजेपी की तैयारियों की बात की है तो ये बिल्कुल तय मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 8 तारीख को प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम है। शादी बंधन योजना के तहत वो महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि देंगे, जो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना जैसी ही योजना है। उस कार्यक्रम के बाद 10 तारीख को हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना का पैसा 1 तारीख को ही खाते में आ रहा है, इसीलिए तो हो सकता है कि 8 से 10 के बीच में आचार संहिता लग जाए। तो चुनाव के लिए कम वक्त बचा है। वोटिंग अप्रैल में शुरू हो जाएगी, मई तक रिजल्ट आने हैं, बहुत कम समय है लोकसभा चुनाव में। हालांकि 7-8 चरणों का चुनाव हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके के संकेत दिए हैं कि जून में तीसरी पारी संभालेंगे, तो हो सकता है कि चुनाव का शेड्यूल भी आगे बढ़ जाए, जैसा कि मध्य प्रदेश में अभी चल रहा है सिस्टम कि पीएम जो बोलते हैं पूरा सिस्टम उसी को फॉलो करता हुआ दिखाई देता है। तो उस स्थिति को देखते हुए बीजेपी भी अपनी तैयारी करी कैंडिडेट लाने की। कांग्रेस की भी तैयारी चल ही रही होगी, क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी दल है, बीजेपी शोर ज़्यादा करती है, बीजेपी टारगेट दे के चल रही है, तो इसलिए अपन को उनकी तैयारी ज़्यादा दिखती है। कांग्रेस क्योंकि पता है कि वो अपने दम पर तो सरकार बनाने की स्थिति में देश में हो ही नहीं सकते हैं। इंडिया गठबंधन के दम पे ही यदि कुछ होता है, यदि निगेटिविटी आती है सरकार के खिलाफ, तो उनको फायदा मिल सकता है। तो कांग्रेस की भी अपनी तैयारियां निश्चित तौर पर चल रही होंगी मनोज जी यहाँ पर, और कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो है जीतू पटवारी ने जो कहा, और एक वीडियो आज वायरल हो रहा है राहुल गांधी का, जब वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे उसमें उन्होंने एक बयान दिया था किसी को पार्टी छोड़ने वालों को लेकर, वो आज खासा वायरल हो रहा है। उसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भ्रष्ट लोग थे कांग्रेस के विधायक या सांसद और जिन पर जांच के आरोप लग रहे थे, वो चले जाएं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग चले जाएं और नए लोग, अच्छे लोगों से हम पार्टी को खड़ा करेंगे। तो हो सकता है जीतू पटवारी उसी दिशा में चल रहे हों कि जिन जिनको जाना मध्य प्रदेश से सब चले जाएं, बाद में कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करेंगे। कमलनाथ ने भी एक बयान वायरल हो रहा है छिंदवाड़ा में, उन्होंने कहा है कि मैं विदा होने के लिए तैयार हूं, आपके ऊपर निर्णय, मैं आपके ऊपर अपने आप को थोपूंगा नहीं। अब उसके भी क्या मायने ये भी समझना होंगे।
देखिए उन्होंने पूरी बात ये कही है कि ऐसा दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि बीजेपी पूरा जोर लगा रही है इस बार छिंदवाड़ा जीतने के लिए। तो उनने अपना वो कहा है कि मैं विदा होने के लिए तैयार हूँ, यदि जनता का निर्णय है। हाँ, तो जिस तरीके का हल्ला बीजेपी मचाकर जो आक्रमण करती है उससे स्वाभाविक तौर पर दहशत होती है, और तो तमाम कार्यकर्ता उनके छिन्न भिन्न होते हैं विरोधी पार्टी के। तो वो कोशिश बीजेपी की अपनी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो कर रही है। अब आप देखिए ना, पंच, हारा हुआ सरपंच, जीता पंच, मतलब रोज 40-40, 50-50 लोगों की भीड़ को आप सदस्यता दिला रहे हैं। कौन है वो पंच, सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य या अध्यक्ष? तो आपको कोई भी आए, कचरा हो तो भी आए। जो मोदी जी का स्वच्छता अभियान चल रहा है कि वो स्वच्छता अभियान में आप ले आइए पूरा कचरा। अब जो मोदी जी ने जो कहा है कि गीला कचरा, सूखा कचरा को सेग्रीगेशन कीजिए, वो बीजेपी चुनाव के बाद करेगी, लोकसभा चुनाव के बाद। कि जो कचरा तो भी इकट्ठा कर लिया उन्होंने, अपने डंपिंग यार्ड बना लिया पार्टी को, उसके बाद तो इसका सेग्रीगेशन करेगी, इसमें कौन उपयोगी है और किसको बाहर निकालना है, किसको बिना काम के रखना है। तो ये तो उनकी सतत प्रक्रिया हम लगातार देख रहे हैं। तो जी, उनको एक संदेश देने का खेल है, क्योंकि अब बीजेपी सैचुरेशन की स्थिति में हिंदी बेल्ट में, बीजेपी हिंदी बेल्ट की पार्टी है, साउथ में उसका उतना दखल रहा नहीं है। पूर्वोत्तर में यदि जहाँ भी है तो छोटे छोटे राज्य हैं, वहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं नहीं। तो हिंदी बेल्ट में जहाँ बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में, 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो वोट मिले थे सैचुरेशन की स्थिति में, राजस्थान में पूरी की पूरी सीटें उसको गई, गुजरात में गई, मध्य प्रदेश में पहले 27 गई, फिर 28 गई। अब कितनी सीटें आप यहाँ पे बढ़ा पाएंगे? यहाँ घटने की संभावना है जी, यहाँ घटने की संभावना है, बढ़ने की संभावना कम है, क्योंकि लगातार सैचुरेशन पे। उससे 29 से ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते, 40 से ज़्यादा कहीं है तो जो उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। तो आपको यहाँ पर जो है उसको रिटेन करना, उसको बचाना है। इसलिए बीजेपी की तैयारी ज़्यादा जोर शोर से चलती हुई दिखाई दे रही है, ज़्यादा वो दम लगा रही है, ज़्यादा वो माहौल बना रही है कि उनकी कोई एक सीट यहाँ कम ना हो जाए, क्योंकि उनको केरल में मिलने की संभावना कम है, उनको दक्षिण में सीटें मिलने की संभावना। बिल्कुल, केवल कर्नाटक की अगर बात छोड़ दे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि दोनों तीनों मोर्चे के साथ साथ कैंडिडेटों के चयन की बात कर लें और उसके साथ सौगात, पहले रेलवे स्टेशन की और अब जो वर्चुअल सौगात मिलने वाली 17,000 करोड़ की मध्य प्रदेश को, तो इस फ्रंट पर भी कांग्रेस को निपटना होगा, क्योंकि आप तो केवल वादे कर सकते, वो तो कहेंगे देखिए हमने कर दिया है। निश्चित तौर पर सारे फ्रंट पर एक तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी खेलती नजर आ रही, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे धर्म का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हों जिससे कांग्रेस मुक्त करने की वो बात कर रहे हैं, बूथ मुक्त करने की कांग्रेस का, तो वो कांग्रेसियों को जो प्रभु जी बता रहे थे लेकर आ रहे हैं। देखिए बीजेपी की रणनीति का ही हाल है ये कि उसकी वजह से आप कमलनाथ ने अकेले ने हथियार नहीं डाले हैं, पूरी कांग्रेस और विपक्ष हथियार डाल चुका है आज की तारीख। जिस तरह से उन्होंने 370 का लक्ष्य दिया, फिर 400 पार का लक्ष्य दिया, तो बीजेपी ने जो एक नैरेटिव सेट किया है, चाहे वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से ही वो चुनावी मूड में आ गए थे। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से पूरे देश में आप देख लीजिए वो चुनावी माहौल में बन गए, विपक्ष को तोड़ने से लेकर किस तरह से खुद को जो उन्होंने लक्ष्य तय किया उसको हासिल किया जा सकता, तो उस रणनीति पे काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो कांग्रेस में एक निराशा है, हताशा है, उसके कार्यकर्ता टूट टूट के आ रहे हैं, बड़े नेता हम देख रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। तो ये वजह है क्योंकि एक तरह से उन्होंने हथियार डाल दिए पूरी कांग्रेस ने। ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है कि वो मनोवैज्ञानिक तरीके से भी जीत दर्ज करा चुकी है, कि एक मान लिया कांग्रेस ने भी कि हाँ भाई अब जीतने वाली है। वो 2024 की तैयारी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी अब यात्रा निकाल रहे हैं, अभी यात्रा की जगह उनको चुनावी तैयारियों में जुट जाना चाहिए था, लेकिन पूरी पार्टी उनकी यात्रा में लगी हुई है। उनके जो सहयोगी गठबंधन है वो आप देखिए किस तरह से टूट टूट कर जा रहे हैं। तो वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं मनोज जी, 2024 की तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो जीतने की बात ही नहीं कर रहा है। हथियार इस तरह से डाल दिए कि उनके तमाम नेता, विपक्ष भी ये बात करता है कि हमें उनकी सीटें कम करना है बीजेपी की, ये नहीं कहता कि हम सत्ता में आने वाले हैं। तो जब विपक्ष के नेता एक तरह से हथियार डालेंगे तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक तरीके से मतदाताओं के पास भी जाता है। हम देखते हैं कि माहौल बनता है, कहा जाता है कि ये तो जीतने ही वाले हैं, तो मतदाता जो प्रभावित होने वाला है, जो फ्लोटिंग वोटर होता है, वो उस तरफ चला जाता है कि हाँ ये तो जीतने वाला है, क्यों अपना वोट खराब करो, वही निर्णायक होता है। तो इस तरह से एक माइंड गेम जो बीजेपी में चला, मुझे लगता है फंस गई है कांग्रेस उसमें, और वो उस गेम से उबर नहीं पा रही है। खुद ही ने हथियार डाल दिए, जिसका फायदा भी बीजेपी को ही मिलेगा, और हो सकता है जो 400 का उन्होंने लक्ष्य रखा है वो पार पा भी जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने पहली बार देखा है कि विपक्ष हार मान चुका है। वो कह रहे हैं सीटें कम करेंगे, हम तो 2029 में देखेंगे, मुकाबले में आएंगे, और उनके नेता जैसे कह रहे हैं कि बार बार जिसको जाना है वो चले जाए, छोड़कर जाना है जब चाहे चले जाएं, रोकने का कोई जतन नहीं कर रहा है। कमलनाथ की इतनी बात चली, अन्य नेताओं की बात चलती है, तो जतन कोई नहीं करता है कि उनको रोकें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाने की कोशिश करें कोई नाराजगी है, मतलब उल्टा ये कहते हैं जाना है तो चले जा।
तो कांग्रेस मुझे लगता है कहीं मुकाबले में बची नहीं है। वो जो एनडी गठबंधन बचा था, जिस तरह से उसका नाम दिया गया था इंडिया गठबंधन, ऐसा माना जा रहा था कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पहली बार निकाली तो ऐसा लगा कि एक माहौल बन रहा है कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन कांग्रेस उस माहौल को बरकरार नहीं रख पाई। टाइमिंग गलत थी। तो हाँ। चेतन जी, टाइमिंग का बड़ा महत्व है राजनीति में, और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि टाइमिंग का ही खेल है कि अगर आप राहुल गांधी आ रहे हैं 2 मार्च को, तो जिन सीटों से निकलेंगे, मान लीजिए मुरैना है, ग्वालियर है, राजगढ़ है, गुना है, उज्जैन है, मंदसौर है, इंदौर है, तो वहाँ की कैंडिडेट कांग्रेस कम से कम घोषित कर दे, तो उस कैंडिडेट के लिए कम से कम एक रैली तो राहुल गांधी की हो जाए। क्योंकि स्टार प्रचारकों की बात करें तो कांग्रेस के हाथ बड़े तंग है और दिनों दिन तंग होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के पास हम देख रहे हैं तो कॉर्पोरेट बॉम्बिंग टाइप होती है कि नीचे से ऊपर तक इतने सारे उनके पास लोग हैं कि 4-4 मुख्यमंत्रियों की तो उन्होंने क्लस्टर की ड्यूटी लगा रखी, जो क्लस्टर की बैठक ले रहे हैं लोकसभा के। ये देखिए, कांग्रेस के पास प्रचारक बचे कहाँ? इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो सब धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। अभी आप देखिए हिमाचल में कैसी परिस्थिति है, किसी दिन उनकी सरकार गिर सकती है और भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी सरकार या अविश्वास प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो स्थितियां ऐसी हैं कि वहां किसी को चिंता, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बात की किसी को चिंता ही नहीं कि हमें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। राहुल गांधी एक बात देता है जो अपनी यात्रा में बिजी हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये बिल्कुल सही कहा विजय जी ने कि जब आप 2 सेना आमने सामने खड़ी हो और पहली सेना का जो सेनापति है वो पहले ही से अपने हथियार नीचे रख दे, तो सवाल ही नहीं उस सेना का क्या होगा। तो वो परिस्थिति जो है वो कांग्रेस ने अपने लिए तैयार कर ली। उन्होंने सोच लिया है कि ना तो हमें चुनाव जीतना है और ना हम जीत सकते हैं। दूसरी बात, जो उनका गठबंधन है उसमें भी दरारें पड़ रही हैं। कोई कह रहा हम अकेले लड़ेंगे, कोई कह रहा हम इतनी सीटें देंगे। आप सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस एक जमाने में, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, सब कुछ किया, पहला प्रधानमंत्री दिया, वो आज छोटे छोटे दलों की दया पे निर्भर है कि हमें 2 सीट दे दो, हमें 5 सीट दे दो। इससे ज्यादा दुर्गति किसी पार्टी की हमने तो आज तक देखी नहीं। और वो तैयार भी हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। वहीं आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, 2 से लेके आज कहाँ तक पहुंच गए। तो जब आपके नेता ही उत्साहहीन हो गए हों, आपका जो सेनापति है वो ही उत्साहहीन हो, तो उस सेनापति और उन कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा। अभी निश्चित तौर पे देखिए कि जो बड़े बड़े नेता हैं या जो अलग अलग जिलों के नेता हैं या लोकसभा क्षेत्र के नेता, वो सब हाथ खड़े कर रहे हैं कि साहब हमें चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा पैसा भी नष्ट होगा, हमारी बेइज्जती भी होगी, हम बुरी तरह से हार जाएंगे। और ये जो एक जो आपका प्रचार तंत्र होता है भारतीय जनता पार्टी को, वो जिस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं पूरे देश में, उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं कांग्रेस के पास, ना दूसरे दलों के पास है। वो इस तरह से हावी हो जाते हैं दूसरे दलों पे या अपने विरोधी पे कि फिर विरोधी को सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो जाती है। ये सबसे बड़ा जो उनका एक स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी के काम करने का, उसमें कांग्रेस हो या दूसरा दल हो कहीं ठहरती नहीं। अभी उन्होंने सपा को भी तोड़ लिया। तो स्थितियां ये हैं कि अगर आप अकेले लड़ने की, तो खैर कोई सपने में भी सोच नहीं सकता कांग्रेस के हम पूरे देश में अकेले लड़ेंगे। जो आपके सहयोगी हैं, दल हैं, उनसे भी आपकी खुन्नस चल रही है। तो इन परिस्थितियों में वो ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है कि 29 की तैयारी कर रहे हों, लेकिन जो चीज सामने है अगर उसी में आप हार मान लोगे तो फिर भविष्य में आप कैसे लड़ पाओगे। ये भी तो प्रभु जी 29 की तैयारी हो रही है, लेकिन बीजेपी तो मध्य प्रदेश में 29 की तैयारी कर रही है। उसके मुकाबले कांग्रेस क्या करती नजर है? आपने कहा जरूर, हम देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर इतना बड़ा दल है तो तैयारी कर रहा होगा, लेकिन वो तैयारी दिखे तो सही कहीं। देखिए मनोज जी, उनके पास यदि मध्य प्रदेश का लोकसभा का इतिहास देखते हैं तो 2012 ही एक साल, पिछले कई सालों में ऐसा रहा है मेरे ख्याल से 89 के बाद, जिसमें बीजेपी 12 सीटें जीतने में कामयाब हुई मध्य प्रदेश में, जो वर्तमान मध्य प्रदेश को देखें तो। उसके अलावा कांग्रेस 12 सीटें जीतने में कामयाब हुई। इसके अलावा बीजेपी, जब प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में रही तब भी बीजेपी लोकसभा में ज़्यादा सीटें हासिल करती रही है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए वो संभावनाएं उनको मालूम है कि वो है ही नहीं, तो यहाँ उतनी एनर्जी पूरे क्षेत्रों पर खर्च करने का मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस बारे में तैयारी करेगी। लेकिन हाँ, यदि हम विधानसभा के नतीजों को देखते हैं अभी जो आए थे, तो 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को कुछ संभावनाएं दिखती, हो सकता है उन पर वो ज़्यादा जोर लगाएं। लेकिन कांग्रेस जो सबसे बड़ी दिक्कत जो ये है कांग्रेस की, कि वो जैसे ही अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे तो बीजेपी की जो हड़प नीति है वो उस पर हावी हो जाती है। हमने देखा कि भागीरथ प्रसाद जैसे जो IAS अधिकारी रहे मध्य प्रदेश सरकार में,
वो आईएएस अधिकारी को कांग्रेस ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, संभ्रांत व्यक्ति थे, सक्षम व्यक्ति थे, कांग्रेस ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया। रात को अगले दिन सुबह 10 बजे उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। राज्यसभा में भी देख रहे हैं आलोक रंजन भी आईएएस अधिकारी थे। बिल्कुल। तो ये जो स्थिति है, जो एक तरीके से जो एक नैरेटिव बना हुआ है कि किसी भी तरीके से आप जो है आइए बीजेपी में, आपको आना ही लेकिन पड़ेगा। आपको नहीं लगता इतनी बड़ी कांग्रेस के पास अगर 29 कैंडिडेट ऐसे नहीं है कि जिसको वो घोषित कर दे और वो नामांकन से लेकर नाम वापसी के दिन तक उनके साथ बने रहें, तो ये तो और बड़ी चिंता की बात होना चाहिए। देखिए, जो माहौल है देश का अभी फिलहाल में, यदि वो कैंडिडेट घोषित कर देते हैं, यदि वो सक्षम है कैंडिडेट, तो उसको बिठाने के तमाम प्रयास हो सकते हैं। दुनिया भर की जो जांचें हो सकती है, बहुत सारे ऐसे उपाय जो दिख रहे हैं यहाँ पर। अब हिमाचल में देख लीजिए ना, जो क्या हो रहा है हिमाचल में, बहुमत कांग्रेस का था, 40 से ज्यादा सीटें कांग्रेस विधायक कांग्रेस। लेकिन प्रभु जी, इतनी बड़ी पार्टी है, उससे अच्छी तो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी है कि वो अपने उम्मीदवार घोषित करते जा रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी रणनीति है सभी दलों की। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो रणनीति कर रहे हो, तो कांग्रेस के लोग लंबे समय से पार्टी रही, कुशल प्रबंधन उनका भी रहा है, वो अपनी स्थितियों को देखते हुए अपने पाले में गेंद खेल रहे होंगे। जिसकी जितनी चादर होगी उतनी ही पैर पसारेगा। अब बीजेपी की चादर बड़ी है, उनको 370 सीटें चाहिए, तो लंबी चादर पैर पसार रहे हैं। कांग्रेस को पता है कि वो 40, 45, 50, 60, अधिकतम वो 100 का आंकड़ा छूने की कोशिश करेंगे देश में। और मध्य प्रदेश में आपको नहीं लगता कि ये भी हो सकती है एक वजह कि यदि अभी उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, वहीं जूतम पेजार हो जाएगी कांग्रेस के साथ। दिक्कत तो ये भी है ना, उम्मीदवार घोषित कर दिए तो माहौल बनने की जगह बिगड़ सकता है। हो सकता है जो शब्द आपने प्रयोग किया जूतम पेजार, हो तो कांग्रेस की परंपरा का हिस्सा है। कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम हो, भीड़, ये सब चीज़ें तो शायद वहाँ पे होती ही रहती हैं, तो वहाँ उसका फर्क मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। लेकिन उनके पास एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो नई पीढ़ी, नया नेतृत्व जैसा आ रहा है, तो नए लोगों को उतारने की कोशिश हो रही है। पुराने नेता लड़ना नहीं चाहते हैं। उनको सक्सेस का होने दे रहे हैं ना। मध्य प्रदेश छोड़िए, आप हिमाचल देखिए, एक नए नेता को लाते हैं, सुक्खू को। आप देखिए, 1 साल नहीं हुआ है, सरकार संकट में है, सुक्खू खुद संकट में, या तो सरकार गवाह है या मुख्यमंत्री पद गवाह है। ऐसा हमने उत्तर प्रदेश, आपकी मध्य प्रदेश में भी देखी स्थिति, राजस्थान देखी, छत्तीसगढ़ देखी। तो फिर ये तो ऊपर से तय करना पड़ेगा आपको। मनोज जी, कर्नाटक भी देख लीजिए, कर्नाटक में बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कर दी है। तो ये तो जहां जिस पार्टी की सत्ता होगी, जहां जिनका बाहुबल होगा, जहां जिनका धनबल होगा, वहां वो प्रभावी होगा। आज बीजेपी सत्ता में है, संसाधन उसके पास है, तो हमको कांग्रेस कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कल के दिन कांग्रेस सत्ता में आ जाए, आज नहीं 20 साल बाद, तो शायद ये स्थिति बीजेपी के प्रति भी होती हुई दिखाई देगी। तो निश्चित तौर पर देश की जो राजनीति का जो पतन हो गया है, वो बड़ा उदाहरण है कि कोई ना विचारधारा बची है, ना कोई कमिटमेंट बचा है, आदमी को रोकने के लिए कोई ऐसे उपाय नहीं बचे हैं कि पार्टी के साथ तो जुड़ा रहे। उसको तोड़ने वाले तमाम प्रभावी साधन मौजूद हैं, जिन पर वो असर में वो आ जाता है और वो टूट कर चला जाता है। तो इस तरीके का हश्रम को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, सब धारा के साथ बह रहे हैं, विपरीत धारा पे कोई नहीं आ नेपोलियन रहा ने लेकिन एक चीज कही थी कि अगर आप एक दुश्मन से लगातार युद्ध लड़ते हैं तो आप अपना सारा युद्ध कौशल उसको सिखा देते हैं। वही शायद कांग्रेस के साथ हुआ है। बहरहाल अब समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। निश्चित तौर पर तैयारी पूरी है बीजेपी कांग्रेस की। 24 का शोर है, दिग्गज जोर भी लगा रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि वो जोर लगा रहे हैं तो वो किस दिशा में जाता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या ये मोमेंटम चुनाव की जब घोषणा होगी और टिकट वितरण हो जाएगा या जब प्रचार शुरू हो जाएगा तब तक बना रहेगा, और क्या बीजेपी के दिग्गजों के सामने कांग्रेस कहीं ठहर पाएगी, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।